न्यूटन साहब ने कहा कि इस दुनिया में किसी भी दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगती है उनके मासेस की वजह से, और दो मासेस के बीच में लगने वाली इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी का मतलब हाड़ बाड़, ईंट, पत्थर, लकड़ी, ये जरूरी नहीं है। ये बॉडी लिविंग बॉडी भी हो सकती है, जैसे कि मैं, तुम, वो, कोई भी। सिर्फ एक बात याद रखना, उस बॉडी के पास या ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ मास होनी चाहिए। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं ना, इट्स लाइक 100% लव। दैट मींस ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कोई रिपल्सन नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं। एंड इट्स लाइक आवर मॉम। चाहे तुम कितना भी गलती कर लो, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमेशा हमें प्यार ही करते रहते हैं। क्या कहते हो ये? और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये कौन कौन सा बातों पे डिपेंड करती है? सबसे पहला, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पास्ट बॉडी। दूसरा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द दूसरा बॉडी। एंड तीसरा, ये जो फोर्स है ना, वो ये दोनों मासेस के बीच वाला जो दूरी है उसके साथ नहीं, उस दूरी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट भी नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शन। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन तुम जानते हो, एक चीज बढ़ने में दूसरी वाली घट जाती है। इसका मतलब दूरियां बढ़ने में फोर्स घटेगी और दूरियां कम होने में फोर्स बढ़ेगी। और एक बात, जैसे कि तुम लोग सुने हो कभी कि चार्ज लाइक पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होती है, साउथ पोल भी होती है, इसलिए वहां एक्सट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही होगी। बट ग्रेविटी में ना नेगेटिव मास नाम का, तो इसलिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगी वो हमेशा अट्रैक्टिव, दैट मींस 100% लव। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के साथ तो इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, स्क्वायर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसका फर्क क्या है? और एक बात, इसको हम ना इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। और ये बहुत बार आएगा, सिर्फ क्लास 10th में नहीं, 11th 12th में भी बहुत बार आएगा। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होगी जहां जो इन डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एंड उस फोर्स को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, एंड वो लॉ को बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अब सुनो, ये नॉर्मल इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि मान लो ये प्रोपोर्शनल 1/r, एंड ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इन दोनों का फर्क समझो। क्या है ये? मान लो तुम और वो कौन पता नहीं, तो जब तक तुम दोनों पास पास थे, एक साथ थे, तब तक मान लो तुम्हारे बीच में लगने वाली जो फोर्स थी ना, वो 100 न्यूटन थी। ठीक है, अब पता नहीं क्या हो गया, वो धीरे धीरे तुमसे दूर जाने लगा। जैसे जैसे दूर जाने लगेगी, वैसे वैसे क्या होगी, वो फोर्स घटेगी। ये रियल लाइफ में भी होती है। अब देखो, इस फोर्स को घटने का भी दो तरीका है। क्या एक फोर्स तो धीरे धीरे घट सकती है, इसका मतलब पहला दिन 100 न्यूटन से थोड़ा कम होकर 90 हुआ, दूसरा दिन 80, तीसरा दिन 70, 60, 50, 40 एंड सो ऑन। और एक भी तरीका है इसका। कैसे? पहला दिन तो 100 थी, दूसरे दिन 70, तीसरे दिन 20। उसके बाद में तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नाम कर कोई दोस्त तो मेरे जिंदगी में थी नहीं, मैं तो हमेशा अकेला ही था। तो क्या सीखा कि नॉर्मल इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होती है, धीरे धीरे घटती है, जो कि पहला वाला। और इनवर्स स्क्वायर लॉ में क्या होती है, बहुत अचानक, तुरंत, फटाफट कम हो जाती है फोर्स। इसका मतलब मान लो डिस्टेंस हुआ 2, तो फोर्स घटेगी 4 टाइम्स। डिस्टेंस को 3 करने में फोर्स घटेगी 9 टाइम्स। डिस्टेंस को 5 करने में फोर्स घटेगी 25 टाइम्स। इसका मतलब फटाफट ये घट जाएगा फोर्स डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। अगर हम इसको क्लब करके लिखेंगे वैसे, तो क्या देखो, न्यूमरेटर में कौन कौन है, m1 एंड m2, डिनोमिनेटर में कौन है, r², तो ये बनेगा m1 into r²। एंड यू नो, प्रोपोर्शन को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। एंड इस बार इस कांस्टेंट टर्म कौन है? बिग जी कौन होती है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होती है पता है? 6.67 into 10⁻⁻11। यस, इसका यूनिट भी है। लेकिन रुको, रटने का जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे इसको डिराइव किया जाता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। देखो, रटने की किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। देखो, जी को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f into r² by m1 m2, यूनिट रटो मत। तो इसका यूनिट क्या होगी बोलो? क्या फोर्स के लिए न्यूटन होती है? क्या डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होती है? क्या यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसलिए ये बनेगा मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? दोनों मासेस। क्या मासेस का ऐसा यूनिट केजी होती है? तो m1 के लिए भी ऐसा यूनिट केजी होगी, m2 के लिए भी ऐसा यूनिट केजी होगी। एंड केजी मिलके क्या बनेगी? केजी स्क्वायर। सो जी का ऐसा यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10⁻⁻11। क्लास 11th में जाके तुम्हें इसका डायमेंशन भी कैलकुलेट करना होगा। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं, सर आपने कहा कि मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं, तो हमारे सामने तो बहुत सारे मासेस है कि जी, जैसे कि ये टेबल है, चेयर है, वाटर बॉटल, बहुत सारे सामान है। तो अगर फोर्स लग रही है तो ये क्यों हमारे पास नहीं आ रही है? मतलब व्हाई दे आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स अस?
क्यों हमारे पास आके ये हमारे साथ चिपक नहीं जा रहा है? इस सवाल का जवाब मेरे पास है, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, हम सब कहाँ पे हैं? हम अर्थ के सरफेस के ऊपर है ना, धरती माता के ऊपर है। और अर्थ या धरती का मास सोचो कितना, जिनका रेडियस 6400 किलोमीटर, और मास क्या होती है अर्थ की? 6 × 10⁻24, मतलब 6 के बाद 24 जीरोस। तो अर्थ के वजह से हम सबके साथ जो अर्थ के साथ हम सबका जो रिश्ता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कई गुना ज्यादा हम इंडिविजुअल फोर्सेस के कंपैरिजन में, इसीलिए हम इसको महसूस नहीं करते, कोई जगह ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम स्पेस में चला जाएंगे या ऐसा किसी जगह में चला जाएंगे जहां और कोई नहीं है और किसी का भी इफेक्ट नहीं है, मैं बॉडी का बात कर रहा हूँ, ओके, चेयर टेबल इसके बारे में, तो वहां क्या होगी? अगर तुम एक टेबल या चेयर को दूर भी रखोगे ना, थोड़ी देर बाद क्या होगी? वो तुम्हारे पास आने लगेगी, यानी कुछ देर बाद तो वो पास आ जाएगी बिल्कुल। एंड इट्स लाइक द रोल ऑफ बेस्ट फ्रेंड इन अ रिलेशनशिप, कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं है, दोस्ती है, बट वो दोस्ती ना रिलेशनशिप के भार में दब गए हैं। पर सोचो, अगर ब्रेकअप हो गया है, भगवान ना करेगी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो, अनलेस इट्स टॉक्सिक, तो तब क्या करोगे? सबसे पहले फोन किसको करोगे? सबसे पहले दिल की बातें किसके साथ शेयर करोगे? दोस्त के साथ ही करोगे ना। तो ऐसा नहीं है दोस्ती नहीं थी, दोस्ती थी, बट रिलेशनशिप के नीचे थी, रिलेशनशिप के भार में वो दब गई थी। ग्रेविटेशन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। अब हम बात करेंगे वो हार्ड एक गलती के बारे में। पहला गलतफहमियां, दो बॉडीज के बीच में जो प्यार वाला फोर्स लगती है। अरे यार, क्या हर बार मैं बॉडी कर रहा हूँ? बॉडी सुनते ही कैसा पता नहीं कि क्यों मुझे डेड बॉडी टाइप्स का फीलिंग्स आती है। छोड़ो ना, अब चीजों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लो, कुछ फानी सा एग्जांपल ले लो, तब हम अंदर से फील करेंगे, दिल से फील करेंगे उसको। अब बॉडी को गोली मारो और प्रेमी पे आ जाओ। जैसे कि देख रहे हो कि एक जीएफ है 40 kg मास वाली और एक उनका बीएफ 150 kg मास वाला। ओके, होती है कभी कभी रिलेशनशिप में। एक्सटर्नल डायमेंशंस को देख के प्यार थोड़ी ही होती है। तो न्यूटन साहब के हिसाब से क्या दोनों मास वाली हैं, जीएफ के पास भी मास, बीएफ के पास भी मास, तो जाहिर सी बात उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। तो अब मेरे सवाल ये है कि कौन किसको प्यार करेगा या करेगी? क्या जीएफ बीएफ को या बीएफ जीएफ को? सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि बीएफ का मास है 150 kg और जीएफ 40 kg मास वाली। मुझे पता है ज्यादातर लोग ये सोच रहे हो कि शायद सर ये तो ज्यादा मास है ना, तो जाहिर सी बात सर बीएफ अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स तो सर इस तरफ होगी, ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम ये राइट है या रॉन्ग है? मैं बोल रहा हूं दिस इज गलत कॉन्सेप्ट, रॉन्ग। बहुत लोग सोचते हैं कि सर जिसका मास ज्यादा है वही तो कम मास वाली चीजों के अट्रैक्ट करते हैं ना, बट ये गलत है। मान लो ऐसा किसी रिश्ते में हो तुम, जहां जिस रिश्ते में सिर्फ तुम ही प्यार कर रहे हो लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऐसा रिश्ते को हम क्या कहते हैं? वन साइडेड लव, इजंट इट? और ऐसा प्यार तो तुम हर किसी को कर सकते हो, चाहे वो कैटरीना कैफ ही क्यों ना हो। सॉरी विकी भाई, माफ कर देना मेरे, बट तुम्हें मन ही मन पता है दिस विल नॉट वर्क। तो रिलेशनशिप में ना सिर्फ तुम नहीं, उनको भी तुम्हें प्यार करनी चाहिए, तभी हम उसको रिलेशनशिप कहेंगे, वरना तो उसको हम वन साइडेड लव बोलेंगे ना। इसका मतलब रिलेशनशिप में एक नहीं बल्कि दो फोर्सेस लगती है। एक तो क्या, एक ऑन बीएफ बाय जीएफ और एक क्या ऑन जीएफ बाय बीएफ। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 2 वैसे लिखूंगा तो मान लो एक फोर्स है ना, ये इस वाला फोर्स को कौन, फोर्स ऑन 2 by 1, और इसको हम कैसे करेंगे? देखो, फोर्स ऑन 1 by 2। भाई साहब ये 12 21 नहीं है, 1, 2 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन 1 by 2 एंड 2 1 का मतलब फोर्स ऑन 2 by 1। एंड इट्स लाइक मन्नू वेट्स तन्नू एंड तन्नू वेट्स मन्नू। अब दूसरी गलतफहमियां, तो हमें ये पता चल चुका है कि दोनों फोर्सेस हैं, एक ऑन जीएफ बाय बीएफ एंड अनदर वन इज ऑन बीएफ बाय जीएफ, इजंट इट? 1 2 एंड 21 नहीं है 2 1, ठीक है। तो आप बहुत लोगों को मन में डाउट आएगा, तो क्या सर ये कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? बहुत लोग सोचते हैं कि सर इसका तो मास ज्यादा है तो इसके वजह से जो फोर्स होगी वो बड़ा फोर्स होगी, और इसका मास कम है तो इसके वजह से जो फोर्स है वो जाहिर सी बात छोटी फोर्स होगी। तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा मेरा आंसर सुनो, किसी रिश्ते में ना, सॉरी एक हेल्दी रिश्ते में ना दोनों को हमेशा बराबर कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। लेकिन हर बार तुम ही सब कुछ कर रहे हो, गलती उनका लेकिन माफी तुम मांग रहे हो, रेस्टोरेंट का बिल भी तुम ही भर रहे हो, वो कुछ नहीं करती, ना ही तुमको उतना ज्यादा प्यार करती है, ना ही तुम्हें रिस्पेक्ट भी दिखाती है, और जितना भी प्यार है ना वो तो सिर्फ दिखा हुआ प्यार है। तो सोचो मेरे भाई, लॉन्ग रन में ऐसा रिश्ता ना काम नहीं करने वाली। जिंदगी में ना हर बार एक ऐसा रिश्ता चूज करो जिसमें ये मायने नहीं रखता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा दौलत है कि नहीं। एक्सटर्नल डायमेंशंस लाइक रूप, रंग, फिजिक,
अच्छी है कि नहीं। अगर तुम दिल से अच्छे हो और तुम्हारे बारे में सब कुछ सच्चाई जानने के बाद भी अगर कोई तुम्हें उतना ही प्यार करेगी जो तुम उनको करते हो, तो सोचो वो एक स्टेबल हेल्दी रिलेशनशिप है एंड दिस विल वर्क इन फ्यूचर। मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप में ना हमेशा एक 1-2 मस्ट बी इक्वल विद 8-1। याद रखना, दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। जितना प्यार तुम करोगे उनको भी उतना ही प्यार करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते का मतलब दोनों मिलके, मैं नहीं हम। और मेरा बात का सपोर्ट तो ये कर रहा है, देखो, क्योंकि स्पोर्ट्स का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या है, सिर्फ M1 भी नहीं है और M2 भी नहीं है, बल्कि दोनों की प्रोडक्ट है ये। इसका मतलब ये जो फोर्स लिखा है ना, ये F12 भी है और ये F21 भी है। जैसे कि देख रहे हो दोनों की प्रोडक्ट, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा? तो ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड मोटा है तो ज्यादा प्यार करेगा और GF पतली है तो वो कम प्यार करेगी। हमेशा एक स्टैंडर्ड, एक अच्छा रिश्ते में ना दोनों को बराबर कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। एंड फिजिक्स के सारे लॉज को, फॉर्मूलाज को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के जिंदगी को अलग ढंग से देखने की कोशिश करो, तब अपने लाइफ को एक रैशनल अप्रोच के साथ एक्सपीरियंस कर पाओगे। तीसरी गलतफहमियां, लोग कभी कभी पूछते हैं कि सर अगर 2 से ज्यादा मासेस रहेगी, इट्स ट्रू, जैसे कि वास्तव में वैसे ही होती है। सिर्फ तुम और वो नहीं, और भी बहुत सारे सामान हैं, और भी बहुत सारी चीजों हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, पंखा, बहुत सारी चीजें हमारे आजू बाजू में रहती हैं। तो हम सिर्फ सबको एक साथ मिला के फोर्स कैलकुलेट करेंगे क्या? अगर 3 मासेस होगी तो हम ऐसे फोर्स लिखेंगे? नहीं, ये गलत है। हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, इट्स अ 2 बॉडी प्रॉब्लम। एट ए टाइम हम 2 बॉडी को लेके ही फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे अधिक अगर बॉडीज होगी तो हर पेयर के लिए हमें फोर्स कैलकुलेट करनी होगी। इसका मतलब एक बार मुझे M1 M2 के लिए फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, और एक बार M2 M3 के लिए फोर्स कैलकुलेट करनी होगी, एंड M1 M3 के लिए भी और एक बार करनी होगी। इसका मतलब हर एक पेयर के लिए बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्स आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके एक ही फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये गलत है। कभी SRK का देवदास मूवी देखे हो क्या? वहां क्या थी? 3 कैरेक्टर थी, देव, पारो एंड चंद्रमुखी। क्या ऐसा एक भी फोर्सेस नहीं थी जो कि इन तीनों को कनेक्ट करती थी, बल्कि अलग अलग से 3 फोर्सेस थी। पारो के साथ देव, चंद्रमुखी के साथ देव, एंड पारो वर्सेस चंद्रमुखी। हाँ, दोनों के बीच में भी एक फ्रेंडशिप वाली, दोस्ती वाली रिलेशन थी, फोर्स लगती थी दोनों के बीच में। कभी दोला रे, ये वीडियो सॉन्ग भी देखा करो, समझ में आ जाएगा। यानी अगर 2 से अधिक मासेस होगी तो दोनों को पेयर बना के ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होगी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, थर्ड पर्सन या बॉडी को कभी भी अंदर मत घुसने देना, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला हो या फिर अपना रिलेशनशिप। इतना सारा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी मुझे पता है तुम लोग गलत आंसर दोगे। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? तो चलो मैं पूछ रहा हूँ, ये सुनो। जब भी तुम लोग किसी भी बॉल को या किसी भी पत्थर को वैसे ऊपर की तरफ फेंकते हो, किसी को टारगेट करके नहीं, वैसे ही हवा में थ्रो करते हो, कुछ वक्त बाद क्या होती है, वो पत्थर या ईंट या बॉडी थोड़ी देर बाद धरती पे या जमीन पे गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होती है? इसका मतलब क्या है? क्या इसे ये ऐसा तो नहीं है ना कि अर्थ उसको प्यार कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इसीलिए वो नीचे आ गया? हाँ, ये ट्रू है, दैट्स ट्रू। अच्छा, एक बात कई लोग सोचते हैं, तो मैं ये अगर ये पूछूं कि ये ईंट या पत्थर जो थी वो क्या अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी क्या? तो कई लोग बोलोगे हाँ सर, वो भी तो कर रही थी, लेकिन बहुत बहुत कम। उस पत्थर के द्वारा अप्लाइड जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो कम थी, बट अर्थ को देखिए ना, इतना बड़ा चेहरा है इसका, 6 × 10⁻24 kg मास है इनका, तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो बहुत बड़ी होगी, बट उस पत्थर के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो बहुत ही कम होगी, तो इसलिए पत्थर जमीन पे गिर गया। और कई लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि ऐसे पत्थर भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है क्या? हमें तो ऐसा कभी नहीं लगता, हमें तो हमेशा लगता है कि अर्थ ही सिर्फ पत्थर को अट्रैक्ट करता है। भाई साहब, अभी अभी मैंने बताया था, याद है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल? क्या थी? दोनों पे फोर्सेस लगती है, दोनों बॉडी पे फोर्सेस लगती है, क्योंकि इट्स अ 2 बॉडी प्रॉब्लम। इसका मतलब अर्थ भी इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी एंड दैट बॉडी विल आल्सो अट्रैक्ट अर्थ। मतलब 2 फोर्सेस है, और सिर्फ 2 फोर्सेस है यही नहीं, दोनों फोर्सेस बराबर है। इसका मतलब मान लो, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे लूं कि इस बॉडी अर्थ को 100 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और इस अर्थ भी इस बॉडी को 100 न्यूटन फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि अर्थ का मास ज्यादा इसलिए अर्थ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बताया, रिश्ते में ना दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिश्ते में कौन कौन है? अर्थ एंड दैट बॉडी। जैसे कि तुम इस फॉर्मूला भी देख पा रहे हो, सिर्फ बॉडी का मास भी नहीं है और सिर्फ अर्थ का मास भी नहीं है, दोनों की प्रोडक्ट है बल्कि वो, isn't it? तो फोर्सेस बराबर होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए इसको मान लिया कि लेट्स से दिस इज 100 न्यूटन, चलो क्या है इसमें, खैर भूल जाओ, तो फोर्स बराबर है। तो अब तुम लोग ये बोलोगे सर फोर्स बराबर है तो दोनों को ही पास आना चाहिए था ना, तो अर्थ क्यों नहीं जाती है, बॉडी हमेशा क्यों धरती पे गिरती है? इसका आंसर मेरे पास है।
ये होती है एक्सीलरेशन की वजह से। एक फॉर्मूला याद है क्लास 9th मोशन चैप्टर या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे तुम लोग, F इक्वल्स टू m इंटू ए, फादर इक्वल्स टू मा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। याद आ रहा है कुछ कुछ? F इक्वल्स टू m है। तो इससे अगर हम एक्सीलरेशन को कैसे लिख पाएंगे? F बाई m। तो देखो दोनों में फोर्सेस बराबर है, लेकिन इस बॉडी के लिए एक्सीलरेशन क्या होगी बोलो? F बाई स्मॉल n, क्योंकि बॉडी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, फोर्स तो दोनों में सेम है, तो 100 बाई 1, तो लगभग 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस अर्थ के लिए एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो, क्या होगी? फोर्स बाय मास, बट इस बार क्या अर्थ की मास लेनी होगी? फोर्स तो 100 न्यूटन ही है, लेकिन मास क्या होगी अर्थ का? 6 इंटू 10 टू द पावर 24। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0000000, पता नहीं किसके बाद एक आएगा। तो अर्थ भाई साहब नहीं, धरती माता की एक्सीलरेशन बहुत ही कम होगी, और कम एक्सीलरेशन की वजह से वो हिलेगी भी नहीं। और इस भाई साहब के लिए देखो कितना तेज एक्सीलरेशन, तो इस एक्सीलरेशन का मतलब के वजह से क्या होगी? बहुत ज्यादा रफ्तार गेन करेगी, और उस रफ्तार की वजह से क्या होगी? नीचे जमीन पे जाके गिरेगी, टकराएगी जमीन पे जाके। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हमेशा बताता हूँ, मान लो तुम एक भीड़ बास पे ट्रेवल कर रहे हो और ड्राइवर भाई साहब ने अचानक ब्रेक लगाया, और उस ब्रेक लगाने की वजह से क्या हुआ? तुम जाके किसी के ऊपर गिरा। अब वो जूता खोल के मारने ही वाली थी, और तुम उन को कहा रोकिए बहन जी, 1 मिनट रोकिए, मारने से पहले मेरे बात सुनिए, उसके बाद जो आपका मर्जी वो आप करिए। ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। देखिए न्यूटन साहब ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती है। आप एक बॉडी है, मैं भी एक बॉडी हूँ, आपके पास भी मास है, मेरे पास भी मास है, तो इसका मतलब आपने मेरे ऊपर एक फोर्स लगाया, और इस फोर्स की वजह से शायद मैं जाके आपके ऊपर गिर गया, तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो ये दावे के साथ बोल सकता हूँ 2-3 सेकंड के लिए वो तो बिल्कुल हक्का चक्कर रह जाएगी, और उस वक्त को बर्बाद मत करो यार। वक्त को कदर करते हुए तुरंत बात से निकल जाओ, क्योंकि हाँ ये अलग बात होगी कि उसके बाद तुम्हारे पीछे 2 फ्लाइंग चप्पल ठीक होगी।